अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो फर्दर समर वेकेशन होमवर्क है उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है एमसीक्यूज़ के बारे में, फिर हमने बात करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं अपने सबसे पहले कंटेंट एमसीक्यूज़ पे। कल भी हमने 10 MCQs किए थे और आज भी हम अगले 10 MCQs करेंगे। हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे और उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हमने चूज़ करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो 11th स्टेटमेंट है उसको। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज, कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ABC, ENIAC, मार्क 1 या फिर यूनिवैक 1। जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 12 है, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाज कंपोज्ड ऑफ, के इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से, आईसी से या फिर नन, मतलब इनमें से किसी में से भी। स्टेटमेंट नंबर 13 है हमारे पास, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, के जो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर इस्तेमाल हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर या ऑप्शन नंबर सी आईसीज। और स्टेटमेंट नंबर 14 है हमारे पास, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज क्रिएटेड यूजिंग, के पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया था इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल डिवाइडर या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। स्टेटमेंट नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स, कि इनमें से कौन सी है जो चौथी जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए IBM PC, ऑप्शन नंबर बी एप्पल मैकिन्टॉश, ऑप्शन नंबर सी IBM 370, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही। स्टेटमेंट नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट आईसी, कि इनमें से कौन सी बात या स्टेटमेंट आईसी के हवाले से दुरुस्त है। इन्वेंटेड इन 1961, के 1961 में इसको ईजाद किया गया। 1/4 स्क्वायर इंच इन साइज़, के इसका साइज़ 1/4 स्क्वायर इंच है। कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कि ये हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स ही इसके बारे में ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल, कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने 1971 के अंदर पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के लिए बनाया था। ऑप्शन नंबर ए टेड हॉफ, ऑप्शन नंबर बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी जॉन एक्रेट, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। स्टेटमेंट नंबर 18 है, द फर्स्ट कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर लोकेटेड ऑन द सिंगल चिप वाज द, कि पहला जो मुकम्मल माइक्रो प्रोसेसर था जो एक सिंगल चिप पे लगा था वो था इंटेल 4004, यूनिवैक 1, एथलॉन नन, के इनमें से कोई भी नहीं। स्टेटमेंट नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, कि इनमें से माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। डेवलप्ड बाय टेड हॉफ, के टेड हॉफ ने इसको बनाया था। कंटेन्स आईसी, कि ये आईसी पर मुश्तमिल होता है। लेस देन 1 स्क्वायर इंच इन साइज़, कि इसका जो साइज़ होता है वो 1 स्क्वायर इंच से कम है। ऑप्शन नंबर डी ऑल, कि ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट ही दुरुस्त है इसके बारे में। आगे हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 20, द कंप्यूटर दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर एज वाज कॉल्ड, वो कंप्यूटर जिसने कंप्यूटर की कमर्शियल दौर को शुरू किया उसको कहा जाता है एनीवैक, यूनिवैक, डेकवैक या फिर कॉम्पवैक। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द पर्पस ऑफ VLSI इन कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर के अंदर VLSI का जो मकसद है उसको बयान करें। VLSI टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू प्लेस hundreds of thousands of transistors on a single chip, के VLSI टेक्नोलॉजी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको एक छोटी सी चिप के ऊपर उनके रख सकें या उसको जोड़ सकें उन पर। दिस एडवांसमेंट कंटिन्यूड एंड लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और ये जो जिद्दत थी, जिद्दत से मुराद जो नई नई चीज़ें ईजाद होती गई, ये जो जिद्दत का अमल था ये इसी तरह जारी रहा, और हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि जो आजकल हम कंप्यूटर्स घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो असल हालत में हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की शक्ल में हमारे पास आ गया। द पर्सनल कंप्यूटर इज़ स्मॉलर इन साइज़ एंड इन एक्सपेंसिव, अभी जो पर्सनल कंप्यूटर थे ये साइज़ में बहुत ही छोटे थे, यानी कि इन्होंने जो कंप्यूटर का एक ऐसा साइज़ जिसको बआसानी हम एक जगह पे रख सकते हैं, जो थोड़ी जगह घेरता हो, बआसानी इसको इस्तेमाल किया जा सके, हर काम में हमें बेहतरी देता हो, वो था। और दूसरा हमें ये साइज़ में बहुत छोटा था, और दूसरा ये बहुत ही सस्ता था, यानी कि इससे पहले जितनी भी जनरेशन के कंप्यूटर्स बने थे हमारे पास वो सारे के सारे बहुत महंगे थे निस्बतन पर्सनल कंप्यूटर के, तो पर्सनल कंप्यूटर इन सब से सस्ता तरीन कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे 7 है हमारे पास, डिस्क्राइब द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि जो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसको बयान करें। 4th जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि जो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो माइक्रो प्रोसेसर की इजाज़त से उनकी शुरुआत हुई। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ द कंप्लीट प्रोसेसिंग सर्किट ऑन अ चिप, माइक्रो प्रोसेसर एक मुकम्मल प्रोसेसिंग सर्किट था किसी एक चिप पे। इट कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ IC, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ICs होते थे, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी उसके ऊपर कई हमारे पास हज़ारों की तादाद में ICs लगे थे। टेड हॉफ प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल, टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर इंटेल कंपनी के लिए बनाया था। इंटेल कंपनी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी। द एडवांसमेंट वर मेड इन द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, अब ये जो एडवांसमेंट थी यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर का अमल था ये बेसिकली हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर ही इसको चेंजेस लाई थी और हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया। 3rd क्वेश्चन है आज का हमारे पास, डिफाइन माइक्रो कंप्यूटर, के माइक्रो कंप्यूटर की तारीफ करें। माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, के माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर का नाम भी दी जाता है। जैसे कि आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं ये वही कंप्यूटर्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। इट इज़ टिपिकली डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज़र, इसको ख़ास तौर पर एक यूज़र के लिए, इंडिविजुअल मतलब इनफरादी यानी कि एक फ़र्द के लिए ही डिज़ाइन किया गया, यानी कि ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स को एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा ही ऑपरेट कर सकता है। इट इज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से थोड़े से कम पावरफुल कंप्यूटर्स थे। इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ लो प्राइस, ये बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कम कीमत की वजह से, यानी कि इनको हम बहुत थोड़े पैसों के अंदर, बहुत थोड़ी लागत के अंदर ख़रीद सकते थे और इनको अपने कामों में आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जो बाकी कंप्यूटर्स थे इससे पहले वाले, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, ये साइज़ में भी बड़े थे और बहुत ज़्यादा महंगे थे, जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा लागत खर्च करनी पड़ती थी। These computers are also used in businesses, education and other fields of life. यही वजह थी कि इनको ज़िंदगी के हर शोबे, जिस तरह के बिज़नेस हो गए, एजुकेशन हो गए, बाकी जितने भी शोबे हैं तमाम के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ये प्राइस में बहुत कम थे और इन पे काम करना, इनको चलाना बहुत आसान था।
डिफाइन पॉकेट कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर की तारीफ़ करें। कंप्यूटर ईज़िली फिट्स इन द हैंड्स ऑफ यूज़र, ये ऐसे कंप्यूटर्स थे जो यूज़र के हाथ में बाआसानी फिट हो जाते थे। अगर आप इससे प्रीवियस कंप्यूटर्स देखें, जिस तरह अगर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर के हवाले से, तो वो हमारे हाथों में नहीं आ सकते, एक हाथ के अंदर हम उसको बाआसानी नहीं उठा सकते। जबकि ये पॉकेट कंप्यूटर्स थे, ये बाआसानी इनको हम अपने एक हाथ के अंदर फिट कर सकते थे या दोनों हाथों का इस्तेमाल करते उनको ऑपरेट किया जा सकता था। इट कंटेन्ड स्मॉल एंड लाइट बैटरीज दैट कैन बी रिचार्ज्ड, ये छोटी और हल्की बैटरीज पर मुश्तमिल थे जिनको रिचार्ज किया जा सकता था। जिस तरह कि आज के दौर में हमारे अपने मोबाइल्स को उनको चार्ज करते हैं, लैपटॉप्स को चार्ज करते हैं, इस तरह ये जो कंप्यूटर्स थे इनके साथ भी चार्जर दिए जाते थे ताकि हम इनको चार्ज कर सकें जब इनकी बैटरी लो हो जाए। इट डज़ नॉट हैव फुल साइज़ कीबोर्ड, इनके ऊपर पूरे साइज़ का कीबोर्ड नहीं होता था। यहाँ से मुराद जितना कीबोर्ड्स हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स का होता था उस हवाले से ये बात करते थे। इट कंटेन स्मॉल स्क्रीन एंड स्मॉल कीबोर्ड, ये छोटी सी स्क्रीन और छोटे से कीबोर्ड पर मुश्तमिल होते थे। जिस तरह कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी स्क्रीन छोटी सी है और कीबोर्ड भी छोटा सा है। देखने में तो हमें ये कीबोर्ड लगेगा कि ये पूरा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कीज़ हैं जो नहीं दी गई, जिनको हम जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसके अंदर या लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसा यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर कीबोर्ड के राइट साइड पे न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं वो भी नहीं है, कुछ फंक्शन कीज़ भी नहीं है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत से स्पेशल कीज़ हैं जो यहाँ पे मिसिंग हैं। पॉकेट कंप्यूटर यूजेस अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इनके लिए एक ख़ास किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। सम हैंड हेल्ड कंप्यूटर सपोर्ट वॉइस इनपुट, हैंड हेल्ड से मुराद ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम हाथों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे हाथों के अंदर बआसानी फिट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी थे जो वॉइस इनपुट के जो वॉइस के ज़रिए जिनके अंदर वॉइस की फॉर्म में डाटा को इनपुट किया जा सकता था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम उनको इनपुट देते थे। जिस तरह के कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये बहुत आप कह लो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जिनको इस्तेमाल करते हुए यूज़र इनपुट देता है। उसके बाद है जी, हाउ आर द इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स इम्पोर्टेंट इन बैंकिंग, के इंटरनेट और कंप्यूटर्स बैंक्स के अंदर या बैंकिंग के अंदर किस तरह से अहमियत के हामिल है। इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, के इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर ने बहुत से मौके पैदा किए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। उनको बैंक्स आर यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, बैंक्स हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस को अंजाम दे सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हर तरह के एक ही इलाके के अंदर कई कई बैंक्स होते हैं और वो अपने हेडक्वार्टर से रीजनल जो उनका एरिया होता है वो उनसे मुंसलिक होते हैं और हर ब्रांच के अंदर हर रोज़ कितने लोग आते हैं जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। कोई पैसे निकाल रहा होता है, कोई पैसे डिपॉजिट करवा रहा होता है, कोई अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये तमाम की तमाम इनका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि इन ट्रांजैक्शंस को किसी भी जगह पे इस्तेमाल अगर करने की ज़रूरत पड़े तो सबूत हो बैंकर्स के पास कि किसी भी एक बंदे का जो उसने अकाउंट है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं और किस किस दिन हुई है और किस टाइम हुई है, ताकि अगर कल को वो बंदा अपने अकाउंट की कोई डिटेल मांगे तो उनके पास सारा का सारा डाटा मौजूद हो। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ATM, के बैंक्स ATM की सहूलत भी देते हैं। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑल ATMs आर कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कोई भी जो एक बैंक है उसकी पूरे मुल्क के अंदर कई ब्रांचेस होती हैं और बाज़ औक़ात एक ही शहर के अंदर कई कई ब्रांचेस होती हैं। अब हर ब्रांच के में
एक एटीएम मशीन रखी होती है। अब वो जो एटीएम मशीन होती है वो तमाम की तमाम एटीएम मशीन है, यानी पूरे मुल्क के जितने के अंदर भी जितनी भी एटीएम मशीन्स उस बैंक की है वो तमाम की तमाम आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं नेटवर्क के थ्रू। ठीक हो गया मेरा बेटा। पीपल कैन ड्रॉ मनी एंड एटीएम फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम, कि लोग एटीएम को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त, यानी कि दिन में किसी भी वक्त वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं उसके अंदर से। ये डिपेंड करता है इंसान की ज़रूरत पे। जिस तरह अगर हम इसी पे थोड़ी सी बात करें कि अगर इससे पहले अगर हम देखें तो एटीएम की जब सूरत मौजूद नहीं थी तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अगर उन्हें पैसे निकालने होते थे अपने अकाउंट में से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों को तभी विड्रॉ कर सकते थे जब हमारे पास बैंक खुले होते थे। जैसे ही बैंक ऑफ हुए तो हम पैसे नहीं निकलवा सकते, चाहे जितनी मर्ज़ी ज़रूरत क्यों ना हो एक इंसान को। लेकिन एटीएम के आने से हम जितनी मर्ज़ी अमाउंट, यानी जितनी भी हमारे पास अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं उनको इस्तेमाल तमाम के तमाम निकलवा सकते हैं, हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अब हम अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को, डिस्कस द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, के जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनको बयान करें और जो इसके फीचर्स हैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कि कौन सी टेक्नोलॉजी इनके अंदर इस्तेमाल की गई थी। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन का बेटा इरा था, यानी कि दौरानिया था, वो 1964 से लेकर 1975 तक का था। डेवलप्ड इन एंड बाय, कि इसको कब बनाया गया था। जैक किल्बे डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958, कि जैक किल्बे ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट दिया था 1958 के अंदर। द फर्स्ट आईसी वाज यूज्ड इन 1961, और पहला आईसी 1961 के अंदर बनाया गया था और इसको इस्तेमाल भी 1961 के अंदर ही किया गया था। साइज ऑफ आईसी, के आईसी का साइज़ कितना होता है। द साइज ऑफ एन आईसी इज़ अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच, कि एक आईसी का साइज़ 1/4 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। अ सिंगल चिप में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कि एक जो आईसी की सिंगल चिप है वो हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम कंपेयर करें इसको पहली जनरेशन के साथ, तो पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स था और जितनी जगह एक वैक्यूम ट्यूब लेती थी उसके अंदर हम हज़ारों की तादाद में 200 ट्रांजिस्टर्स लगा सकते थे, और जो एक आईसी चिप है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन के, उनका साइज़ मज़ीद छोटा होता गया। एग्ज़ाम्पल्स, यानी कि वो कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर आईसीज़ को इस्तेमाल करते हुए या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। IBM 370, IBM System/360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक 9000 वगैरह। फीचर्स, कि जो हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके क्या क्या फ़ीचर्स थे। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज़, कि ये कंप्यूटर्स प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर से साइज़ के अंदर छोटे थे। इस तरह की जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर डायग्राम के अंदर भी आपने देखा कि ये कंप्यूटर्स कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने आईसीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है इन कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, और एक आईसी चिप के अंदर हज़ारों की तादाद में हम ट्रांजिस्टर्स को लगा सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल, कि ये कंप्यूटर्स ज़्यादा हमारे पास कारामद थे, मौसर थे और फ़ायदेमंद थे। दीज कंप्यूटर यूज्ड लेस एनर्जी, कि ये कंप्यूटर्स कम बिजली इस्तेमाल करते थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव, और ये हमारे पास कीमत में भी सस्ते थे। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड i.e. इन नैनो सेकेंड्स, कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ये नैनो सेकेंड्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को करते थे। और एक नैनो सेकेंड हमारे पास बिलियंथ, यानी कि अगर एक सेकेंड के हम 10 करोड़ हिस्से करें तो उसको एक नैनो सेकेंड का नाम दिया जाता है।
दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ही काम करते थे। जिस तरह कि हमारे पास हो गई बेसिक, कोबाल, ये तमाम की तमाम सी प्लस प्लस, जावा, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनके अंदर इनको ऑपरेट किया जाता था या उनको इनके अंदर ये काम करती थी। दे वर ईजी टू ऑपरेट, इनको चलाना बहुत ही आसान था, इनके ऊपर काम करना बहुत आसान था, यानी कि हम कोई भी काम बआसानी इनको इस्तेमाल करते हुए कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी। द मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो एज हार्डवेयर फेलियर वाज रेयर, कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम थी क्योंकि जो हार्डवेयर थे उनके फेल होने के चांसेस या उनमें किसी भी किस्म की कोई कमी या नुक्स आने के चांसेस बहुत ही कम होते थे। अब जो सेकंड है क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। डिस्कस द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बताइए और ये भी बताइए कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। फोर्थ जनरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ना आपको जनरेशन के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ जनरेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है नस्ल, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के हवाले से तो जनरेशन कहते हैं चेंजेस और इम्प्रूवमेंट इन हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो बेहतरी लाई जाती है, उसको हम जनरेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम जनरेशन की पुरानी डेफिनेशन को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस और इम्प्रूवमेंट इन हार्डवेयर है, यानी कि अगर हार्डवेयर और जो हमारे पास कह लो हार्डवेयर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो बेहतरी आती है, उसी को हम जनरेशन कहते थे। ये प्रीवियस डेफिनेशन थी, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है चेंजेस और इम्प्रूवमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों के अंदर ही चेंजेस आना या इम्प्रूवमेंट का लाना, बेहतरी का लाना हमारे पास जनरेशन कहलाती है। क्योंकि हर जनरेशन के अंदर हम जहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं वहीं पे हम सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ना कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर चलता है और ना ही कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, दोनों एक साथ होंगे तो कंप्यूटर काम करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। डेवलप्ड इन एंड बाय, कि इसको किसने और कब बनाया था। Ted Hoff produced the first microprocessor in 1971 for Intel. It was known as Intel 4004, कि टेड हॉफ ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर इंटेल कंपनी के लिए बनाया था और उसको नाम दिया गया था इंटेल 4004 का। साइज़, द साइज़ ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज़ 1 स्क्वायर इंच, कि जो मॉडर्न जदीद माइक्रो प्रोसेसर है उसका साइज़ 1 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। इट कैन कंटेन्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि हज़ारों की तादाद में करोड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है। चेंजेस इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, के माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक हो गया बेटा जी। Owing to microprocessor following changes occur in computer industry, के माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत दर्ज झेल चेंजेस हमारी इंडस्ट्री के अंदर आई हैं। इम्प्रूवमेंट इन आईसी टेक्नोलॉजी, के आईसी टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरी हुई है। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट डिज़ाइन, के माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही हमारे जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट को बनाया गया है, उनको डिज़ाइन किया गया है। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर्स, के इसने कंप्यूटर के साइज़ को बहुत और मज़ीद ज़्यादा छोटा कर दिया है। यूजेस, के इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवंस, के माइक्रो प्रोसेसर को आजकल जो माइक्रोवेव ओवंस जो हमारे घरों में होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कार्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रिस्ट वॉचेस जो हम घड़ियाँ पहनते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन सी हैं। एप्पल मैकिन्टोश, IBM PC इस जनरेशन की एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी कि जो कंप्यूटर्स हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन की एग्ज़ाम्पल्स हैं। फीचर्स,
कि बेटा जी इस जनरेशन के फ़ीचर्स खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखते हैं फ़ीचर्स के बारे में। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज़ दैन प्रीवियस जनरेशन के ये कंप्यूटर्स पिछली तमाम की तमाम जनरेशन से इनका साइज़ छोटा था। These computers use semiconductor memory that increase the internal storage कि यहाँ पे semiconductor memory को इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इससे पहली जो हमारे पास जनरेशन थी उनके अंदर मैग्नेटिक कोर मेमोरी को इस्तेमाल करते थे इंटरनल स्टोरेज में, और यहाँ 4th जनरेशन के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता था इंटरनल स्टोरेज के तौर पर, जिसने इंटरनल स्टोरेज की जो वर्किंग थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। दीज कंप्यूटर्स हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कि इन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। These computers are low in cost than previous generation कि इन कंप्यूटर्स की जो कॉस्ट थी, जो लागत थी, वो बहुत ही कम थी निस्बतन जितनी भी पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। यानी जो पहली 3 जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा महंगे थे निस्बतन 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स से। These computers consume less power and generate less heat ये जो कंप्यूटर्स थे ये कम बिजली को खर्च करते थे और कम जो हरारत थी उसको पैदा करते थे। यानी कि जितनी कम बिजली पैदा होगी उतनी ही कम हमारे पास हरारत जो कंप्यूटर के सर्किट्स होंगे वो रिलीज़ करेंगे। These computers are more reliable and powerful ये जो कंप्यूटर थे ये ज़्यादा मौसर थे, ज़्यादा कारआमद थे, ज़्यादा फ़ायदेमंद थे और ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा ताकतवर थे। यानी कि ताकतवर से मुराद यहाँ पे ये है कि ये इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा थी, जो आप कह लो कि उसके साथ साथ ये काम को बहुत जल्दी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करते थे जो भी टास्क इन कंप्यूटर्स को दिया जाता था। दीज कंप्यूटर्स आर बोथ फॉर कमर्शियल एंड जनरल पर्पस यूज़ इसको कमर्शियल और आम मकासद दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। दीज कंप्यूटर सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी कि ये हर किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते थे, उनके ऊपर काम कर सकते थे, उनको समझ सकते थे, उनको ऑपरेट कर सकते थे। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई मसला हो तो आप मुझसे लाजमी बात कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।